जय हिंद बच्चों। आज केमिकल बॉन्डिंग का हम लेके आए हैं लेक्चर नंबर 4। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आज के लेक्चर में जो हम बात करने वाले हैं फजान्स रूल की। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे नीट या जेई या किसी भी बोर्ड एग्जाम के लिए हम बात करें, और केवल 11th के लिए नहीं, ये टॉपिक जो है वो 12th के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। फजान्स रूल जो बेसिकली लाया गया आयनिक कंपाउंड के लिए, कि किसी आयनिक कंपाउंड के अंदर कितना कोवेलेंट नेचर होता है। बोले सर क्या बोल रहे हैं, फिर से बताता हूं। किसी आयनिक कंपाउंड के अंदर कितना कोवेलेंट नेचर होता है, कि वो आयनिक कंपाउंड में कोई भी कंपाउंड 100% आयनिक नहीं होता, उसके अंदर कुछ कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। तो फजान्स रूल हमें ये बताता है कि कोई आयनिक कंपाउंड में कितना कोवेलेंट कैरेक्टर प्रेजेंट है, वो कितना कोवेलेंट है। अब क्यों इसकी जरूरत पड़ी, तो देखा ये गया कि बहुत सारे जो कंपाउंड, जो आयनिक कंपाउंड है, तो आयनिक कंपाउंड्स में क्या होता है कि एक एलिमेंट मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और क्या बनाता है, आपस में मिलके आयनिक बॉन्ड बनाता है। अब ये आयनिक बॉन्ड बनने के बाद क्या होता है कि जो कोवेलेंट कैरेक्टर आता है वो कैसे आता है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। तो सबसे पहले यहाँ मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करके नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करके आयनिक बॉन्ड बनाता है, और फिर आयनिक बॉन्ड बनने के बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होने लगती है बिटवीन द आयंस। बोले सर सिर घूमने लगा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। तो वो थोड़ा सा पेशेंस के साथ इस लेक्चर को सुनिएगा, क्योंकि काफी सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे हम क्लियर करेंगे। तो सिर्फ फजान्स रूल से हम कोवेलेंट कैरेक्टर कितना है आयनिक कंपाउंड में ये नहीं बताते, इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें बताई जाती है। जैसे कि अगर कोवेलेंट कैरेक्टर में किसी कंपाउंड में है, तो हमें ये पता है कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, उन आयनिक कंपाउंड्स का जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा होता है। बट अगर उनके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर आने लगे, तो उस कोवेलेंट कैरेक्टर के आने के कारण क्या होगा, उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट पे फर्क आएगा। फिर सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करें, तो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो वाटर के अंदर बहुत ज्यादा सॉल्युबल होते हैं, हाईली सॉल्युबल होते हैं। बट अगर उन आयनिक कंपाउंड्स के अंदर कोवेलेंट नेचर आने लगे, तो उस कोवेलेंट नेचर आने के कारण उनकी सॉल्युबिलिटी पे भी फर्क आने वाला है। जैसे आपसे कोई पूछ ले कि NaCl और KCl में से ज्यादा वाटर सॉल्युबल कौन है, तो ज्यादा वाटर सॉल्युबल, क्योंकि दोनों ही आयनिक कंपाउंड है। अब अगर दोनों आयनिक कंपाउंड है तो हमें पहले ये पता करना पड़ेगा कि इन दोनों में से ज्यादा कोवेलेंट कौन है, या किसका कोवेलेंट नेचर ज्यादा है। तो इस चीज को हम बताते हैं किसकी हेल्प से, फजान रूल की हेल्प से। किसकी हेल्प से बताते हैं, फजान रूल की हेल्प से। अब फजान रूल का सिर्फ एक ही लिमिटेशन है, वो लिमिटेशन ये है कि फजान रूल एक क्वालिटेटिव लॉ है। क्वालिटेटिव लॉ है का मतलब वो ये बताता है कि इसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर है। अब कितना कोवेलेंट कैरेक्टर है, 20% आयनिक है, 40% कोवेलेंट है, 60% आयनिक है, इसका कैलकुलेशन फजान रूल से किया नहीं जा सकता। तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से 100% क्वेश्चन फंसता है, और बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, क्योंकि सॉल्युबिलिटी जो है हमें क्लास 12th में भी पढ़ाई जाती है। इक्विलिब्रियम जो हमारा चैप्टर आएगा वहां भी सॉल्युबिलिटी है। तो सॉल्युबिलिटी भी एक बहुत बड़ा पैरामीटर है, जिसमें हम आयनिक और कोवेलेंट कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी को डिसाइड करते हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं फजान रूल। मेरा नाम है निखिल दुबे, और आप देख रहे हैं मेरा प्यारा सा चैनल C फॉर केमिस्ट्री। तो फजान रूल हमें बताता क्या है, फजान अंकल के हिसाब से आयनिक कंपाउंड हैव कोवेलेंट कैरेक्टर इन इट। किसी भी आयनिक कंपाउंड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर प्रेजेंट होता है। तो फजान ने ये कहा कि जो भी आयनिक कंपाउंड है दे आर नॉट 100% आयनिक, उनके अंदर कुछ ना कुछ कोवेलेंट नेचर प्रेजेंट होता है। अच्छा, आयनिक कंपाउंड बनते कैसे थे? आयनिक कंपाउंड के अंदर हमें ये पता है कि एक मेटल क्या करता था, इलेक्ट्रॉन लूज करता था, और इलेक्ट्रॉन लूज करने के कारण
इस मेटल के ऊपर प्लस चार्ज आता था, और जो नॉन मेटल है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करता था, और इलेक्ट्रॉन गेन करने के कारण नॉन मेटल के ऊपर माइनस चार्ज डेवलप होता था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन किया है। इलेक्ट्रॉन गेन करने के कारण क्या होता है, उसके ऊपर माइनस चार्ज आता है। तो देखा ये गया कि जब ये बॉन्ड फॉर्म होता है, आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है, तो जो कैटायन है वो कैटायन क्या करता है, जो नेगेटिव चार्ज एनायन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इस नेगेटिव चार्ज को थोड़ा डिस्टॉर्ट कर देता है। क्या करता है, इसको डिस्टॉर्ट करता है। मतलब ये परफेक्टली जो हम देख पा रहे हैं स्फेरिकल नहीं होता, जो नेगेटिव चार्ज है वो थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो जाता है, ये थोड़ा सा जो है टूवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज जो है वो अट्रैक्ट होने लगता है। अब ये जो नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव की तरफ आया है, तो ये एक डिस्टेंस तक ही क्या होता है, वहां तक जा सकता है, डिस्टॉर्ट हो सकता है। इसका मतलब जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या हो गया, इन दोनों आयंस के बीच में आ गया। और हमें पता है कि जब ये नेगेटिव चार्ज दोनों आयंस के बीच में है, तो ऐसा ही कुछ कुछ हमारा कोवेलेंट बॉन्ड भी होता था। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता था कि जो दो एटम्स हैं, वो दो एटम्स क्या करते थे, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते थे। तो सिमिलरली इस चार्ज के डिस्टॉर्शन के कारण चार्ज जो है वो इन बिटवीन द आयंस आ गया। इसलिए कहा गया कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो नेगेटिव चार्ज है, उस नेगेटिव चार्ज को ये दोनों आयंस क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। इसलिए इनके बीच में क्या आ गया है, कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर आ गया है। तो फजान्स के हिसाब से उन्होंने यही कहा कि किसी भी आयनिक कंपाउंड के अंदर ये जो चार्ज का डिस्टॉर्शन हो जाता है एनायन का टुवर्ड्स द कैटायन, इसी डिस्टॉर्शन ऑफ चार्ज के कारण जो आयनिक कंपाउंड है, उस आयनिक कंपाउंड के अंदर कोवेलेंट नेचर जनरेट होने लगता है। अब जितना ये चार्ज डिस्टॉर्ट होगा, उतना कोवेलेंट नेचर उस आयनिक कंपाउंड के अंदर हमें देखने को मिलेगा। तो फजान रूल क्या कहता है कि इन आयनिक कंपाउंड्स देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर। क्यों होता है, बिकॉज कैटायन एनायन के चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और उस चार्ज का जब डिस्टॉर्शन होता है टुवर्ड्स कैटायन, तो ये चार्ज दोनों आयंस के बीच में आ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पे कोवेलेंट नेचर जनरेट होता है। नोट कीजिए इसको इतना। तो चलिए बढ़े आगे। तो अब फजान रूल में थोड़ा सा अब हम और डिटेल्स को समझते हैं कि ये हमारे पास था कैटायन, और कैटायन पे चार्ज कैसा था, प्लस का। और जो एनायन है, एनायन पे चार्ज कैसा है, माइनस का। तो ये जो माइनस चार्ज का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, जो स्फेरिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये डिस्टॉर्ट होके किसकी तरफ चला जाता है, कैटायन की तरफ चला जाता है। और कैटायन की तरफ जो चला जाता है, इसे ही क्या कहा था हमने, कोवेलेंट कैरेक्टर। तो ये बेसिकली हो किसके कारण रहा है, ये हो रहा है कैटायन के कारण। तो इस प्रोसेस को, इलेक्ट्रॉन के इस डिस्टॉर्शन को टुवर्ड्स कैटायन कहा जाता है पोलराइजेशन। मतलब एनायन का क्या हो रहा है, यहाँ पे पोलराइजेशन हो रहा है। पोलराइजेशन का मतलब क्या हुआ बच्चों, कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड था, वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो ज्यादा किस तरफ आ गया, इस तरफ आ गया। जो इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रॉन किस तरफ चले गए, ज्यादा इस तरफ आ गए। और इस तरफ आने के कारण इलेक्ट्रॉन ज्यादा किधर जाने लगा है, टुवर्ड्स कैटायन। तो यहाँ पे क्या हो गया, पोल्स बन गए, ज्यादा इलेक्ट्रॉन इधर हो गए, कम इधर है ना। तो इसलिए एनायन का क्या हो रहा है, यहाँ पे पोलराइजेशन हो रहा है। अब ये कर कौन रहा है, ये कर रहा है कैटायन। तो इसको, इस प्रॉपर्टी को कैटायन की पोलराइजिंग पावर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पोलराइजिंग पावर। मतलब कैटायन जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। और एनायन से इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहां जा रहा है, दूर जा रहा है। तो कैटायन की जो प्रॉपर्टी है उसे कहा जाता है पोलराइजिंग पावर। और ये जो एनायन है, एनायन का क्या हो रहा है, यहाँ पे पोलराइजेशन हो रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिफॉर्म होना है,
इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स डिफॉर्मेशन इज फजान्स रूल। यही फजान्स रूल है कि फजान ने कहा कि किसी भी आयनिक कंपाउंड में जो एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिफॉर्मेशन, एनायन का पोलराइजेशन हो जाता है टुवर्ड्स कैटायन, और ये एनायन का पोलराइजेशन टुवर्ड्स कैटायन होने के कारण यहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो जाता है। यही कोवेलेंट कैरेक्टर क्या बताया था, फजान ने बताया था कि किसी भी आयनिक कंपाउंड में हमें पता है कि कैटायन प्रेजेंट होगा और हमें यह भी पता है कि उसके अंदर एनायन भी होगा। तो कैटायन क्या करेगा, अपनी पोलराइजिंग पावर का यूज करके, पोलराइजिंग पावर का मतलब क्या है, क्योंकि कैटायन जो है वो छोटा है साइज में, उसका न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है, और उस न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होने के कारण इसका न्यूक्लियस क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगेगा। तो ये अट्रैक्शन ही क्या कहलाता है, उसका पोलराइजिंग पावर कहलाता है। और इलेक्ट्रॉन का जो डिफॉर्मेशन है टुवर्ड्स दिस कैटायन, इसे क्या कहा जाता है, एनायन का पोलराइजेशन। तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा कब होगा, ज्यादा किस केस में होगा, जब पोलराइजेशन ज्यादा हो जाए और कैटायन का पोलराइजिंग पावर ज्यादा हो। तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा कब हो सकता है किसी कंपाउंड में, जब कैटायन में क्या हो, इन कैटायन पोलराइजिंग पावर ज्यादा हो, और एनायन में क्या ज्यादा हो, पोलराइजेशन ज्यादा हो। अगर ये दोनों कंडीशन मिलती हैं तभी उस कंपाउंड के अंदर क्या होने वाला है, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होने वाला है। तो कैटायन का पोलराइजिंग पावर ज्यादा होना चाहिए और एनायन का पोलराइजेशन ज्यादा होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती हैं तो उस केस में कहा जाएगा कि उस आयनिक कंपाउंड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। ठीक है, नोट कीजिए इसे। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब कैसे पता चलेगा कि कैटायन का पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, एनायन का पोलराइजेशन ज्यादा है? तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कैटायन की। हमने कहा कैटायन में क्या ज्यादा होना चाहिए, कैटायन में पोलराइजिंग पावर ज्यादा होना चाहिए। जितना पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा उतना कैटायन क्या जो है इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ डिफॉर्म करने की जो टेंडेंसी होगी वो ज्यादा होगी, और उतना कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा इंट्रोड्यूस होगा। तो सबसे पहला कैटायन डिपेंड करेगा, फैक्टर कौन सा हो गया, पोलराइजिंग पावर, साइज ऑफ कैटायन। साइज ऑफ कैटायन कि हमारे पास अगर डिफरेंट कैटायंस हैं, अलग अलग साइज वाले, तो आप खुद सोच सकते हैं कि कौन सा कैटायन ज्यादा पोलराइजिंग पावर दिखाएगा। अब अगर आप यहां साइज पे चले जाएंगे तो आप उलझ जाएंगे, है ना। अगर आप सोचें कि एटॉमिक साइज छोटा है तो पोलराइजिंग पावर कम होगा, तो नहीं, आपको क्या सोचना है, किसकी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। तो हम सोच सकते हैं कि हमारे घर में अगर कोई छोटा बच्चा हो, है ना, जैसे मेरी 4 साल की बेटी है, अगर मैं उसको एक चॉकलेट दे दूं और उससे वो चॉकलेट वापस छीनने की कोशिश करूं तो मुझे पसीना आ जाएगा, है ना, बट वो उससे चॉकलेट छीन नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि छोटा बच्चा रोने लग जाएगा, चिल्लाने लग जाएगा, और हम बोलते हैं ना तू चुप रहे, कोई बात नहीं, तू रख ले। तो वैसे ही छोटा जो कैटायन है, वो छोटा कैटायन होने के कारण क्या होता है, उसके न्यूक्लियस का जो इफेक्टिव चार्ज है वो क्या होगा, पावरफुल होगा, और पावरफुल इफेक्टिव चार्ज होने के कारण वो इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो कैटायन जितना ज्यादा स्मॉल इन साइज होगा उतना उसका पोलराइजिंग पावर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, स्मॉल इन साइज मोर पोलराइजिंग पावर। जितना कैटायन का साइज स्मॉल होगा उतना उसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर ग्रुप 1 में हम देखें तो लिथियम प्लस ग्रेटर देन सोडियम प्लस पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। चूंकि लिथियम का एटॉमिक साइज सबसे छोटा है तो जो पोलराइजिंग पावर है वो सबसे ज्यादा किसका होने वाला है, लिथियम का। तो साइज ऑफ कैटायन में क्या हो गया, स्मॉल इन साइज, मोर विल बी द पोलराइजिंग पावर। सिमिलरली अगर ग्रुप 2 में देखें तो बेरिलियम 2 प्लस ग्रेटर देन मैग्नीशियम, देन कैल्शियम,
देन स्ट्रॉन्शियम, देन बेरियम। क्यों? क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीजेस व्हेन वी मूव फ्रॉम अप टू डाउन। तो एटॉमिक साइज अगर इंक्रीज हो रहा है तो पोलराइजिंग पावर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो पहला फैक्टर क्या होता है? स्मॉल इन साइज, साइज ऑफ केटायन। साइज ऑफ केटायन में क्या होना चाहिए? साइज छोटा होना चाहिए, और जितना केटायन का साइज छोटा होगा उतना उसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा। ठीक है, नोट कीजिए। चलिए अगला जो आता है वो आता है चार्ज ऑन केटायन। चार्ज ऑन केटायन, सीधी सी बात है कि जितना केटायन पे चार्ज ज्यादा होगा उतना उसका पोलराइजिंग पावर जो है वो क्या होगा? ज्यादा होगा। जितना ज्यादा प्लस, तो प्लस तो माइनस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता ही है, तो जितना ज्यादा प्लस केटायन पे होगा उतना ज्यादा क्या करेगा? वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो मोर द चार्ज ऑन केटायन, मोर विल बी द पोलराइजिंग पावर, और उतना कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, जैसे अगर एग्जांपल लें तो हमारे पास है सोडियम प्लस, मैग्नीशियम 2 प्लस, है ना, एल्यूमिनियम 3 प्लस। तो अब सोच के बताइए क्या होगा? तो एल्यूमिनियम के ऊपर कितना चार्ज हमें दिख रहा है? 3 प्लस। तो सबसे ज्यादा चार्ज एल्यूमिनियम पे, तो उसका पोलराइजिंग पावर उतना ज्यादा, और जितना पोलराइजिंग पावर ज्यादा उतना उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। देन मैग्नीशियम 2 प्लस, देन सोडियम प्लस। सिमिलरली पोटेशियम और बैरियम की अगर बात कर लें, जितना इसका चार्ज उतना इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। बढ़े आगे। नोट कीजिए इसे, चार्ज ऑन केटायन। तो पहला क्या था? स्मॉल इन साइज, जितना साइज छोटा उतना कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा क्योंकि पोलराइजिंग पावर ज्यादा। सेकंड क्या हो गया? चार्ज ऑन केटायन, जितना केटायन पे चार्ज ज्यादा उतना उसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट वन which is PNGC. PNGC is pseudo noble gas configuration. Pseudo noble gas configuration। हमें पता है कि जो नोबल गैस होती हैं एक्सेप्ट हीलियम, सभी का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होता है? जनरल NH2NP6। जैसे अगर हम नियॉन ले लें तो नियॉन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 1s2 2s2 2p6, तो क्या हो गया यहाँ पे? 2s2 2p6। सिमिलरली अगर ऑर्गन की बात कर ले तो ऑर्गन के केस में क्या हो जाएगा? 3s2 3p6। क्रिप्टॉन के बारे में बात कर लें तो लास्ट में क्या हो जाएगा? 4s2 4p6। मतलब नोबल गैस का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके जो लास्ट शेल है, लास्ट शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और क्या कॉन्फ़िगरेशन बनता है? NH2NP6। तो देखा यह गया कि अगर कोई मेटल आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन अगर वो PNGC अचीव कर लेता है देन उसका जो कोवेलेंट कैरेक्टर होता है वो अपने आप में बहुत ज्यादा होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब एक्सेप्शनली हमें याद रखना ही है कि अगर कोई स्यूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करता है, अगर उसका लास्ट शेल इज कंप्लीटली फील्ड, तो वो ऑटोमेटिकली ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल चलिए कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखें, एटॉमिक नंबर 29, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10। हमें पता है कॉपर के केस में हाफ फील्ड फुल फील्ड स्टेबिलिटी होती है, तो एक इलेक्ट्रॉन 1s से उठ के कहां चला जाता है? 3d10 में। होता क्या है? 4s2 3d9 होता है।
बट चूंकि हाफ फील्ड फुल फील्ड स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन s का उठ के कहां चला जाता है, d में, तो क्या बन जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d10। अब क्या यहां तक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मैं ऑर्गन का लिख सकता हूं? तो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे लिखा जा सकता है? ऑर्गन 4s1 3d10। ठीक है बच्चों। अब अगर यहां से कॉपर में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया जाए तो क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच जाएगा? ऑर्गन 3d10। या अगर मैं फुल उसके बात करूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो s में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो लास्ट शेल कौन सा बचा? थर्ड। और थर्ड के अंदर क्या है? 3s2 3p6 और 3d10। तो यहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट में क्या बच गया? 3s2 3p6 और 3d10। क्या लास्ट शेल यहां पे कंप्लीटली फील्ड है? बिल्कुल, क्योंकि लास्ट शेल कौन सा है? थर्ड, और थर्ड शेल कंप्लीटली फील्ड है। कंप्लीटली फील्ड है इसका मतलब वो क्या अचीव कर लिया उसने? स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कॉपर +1 है उसका जो कोवेलेंट कैरेक्टर है वो ऑटोमेटिकली क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, तो कॉपर प्लस चूंकि आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन उसने स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव किया है, और उस स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के कारण जो है उसका कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा? अपने आप में बहुत ज्यादा होगा। तो ऐसे कुछ एलिमेंट्स आपको याद रखने हैं जिनका बाय डिफॉल्ट कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत ज्यादा होता है, जैसे कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। कौन सा ग्रुप है? ग्रुप नंबर 11, कॉपर सिल्वर गोल्ड। कैसे याद रख सकते हैं इसे? कौन आगे आया, कौन आगे आया, या फिर क्यूट आंटी जी ने गोल्ड खरीदा। कॉपर से क्यूट आंटी जी एजी और गोल्ड खरीदा, क्यूट आंटी जी ने गोल्ड खरीदा। और सिमिलरली जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी, जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी। ठीक है, तो जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी। जैसे जिंक की अगर हम बात करें तो एटॉमिक नंबर 30, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। अब जिंक जो अपना ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है वो दिखाता है 2+। 2+ का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा लास्ट शेल से सबसे पहले बाहर जाते हैं। तो लास्ट शेल कौन सा है? 4s। तो 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए, तो क्या बच गया? 3s2 3p6 और 3d10। लास्ट शेल है थर्ड, और थर्ड लास्ट शेल कंप्लीटली फील्ड है, मतलब क्या हो गया यहां पे? पीएनजीसी मिल गया। तो पीएनजीसी मिलने के कारण क्या हुआ? इसका कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो गया। तो इस ग्रुप के अगर हम याद रखें तो जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी एक्सेप्शनली मोर कोवेलेंट कैरेक्टर दिखाते हैं बिकॉज ऑफ द स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो ग्रुप नंबर 12 के अंदर जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी, और अगर ग्रुप नंबर 11 की बात करें तो ग्रुप नंबर 11 में कौन? कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। इनका कोवेलेंट कैरेक्टर एक्सेप्शनली क्या होता है? ज्यादा होता है। नोट कीजिए इसे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पीएनजीसी इसे कहा जाता है स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। इन्हें याद रखिए, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, और यहां पे जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी। ठीक है, तो केटायन के लिए 3 चीजें हमें याद रखनी है। पहला, उसका साइज, जितना स्मॉलर साइज उतना कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। सेकंड, उसका चार्ज, जितना चार्ज ज्यादा उतना कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। और तीसरा पीएनजीसी, अगर पीएनजीसी बाय डिफॉल्ट आपको कहीं दिखता है तो आपको आंख बंद करके उसी पे करेक्ट आंसर लगाना है कि उसी का कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होने वाला है। ठीक है,
तो ये कैटायन की कैरेक्टरिस्टिक। अब बात करते हैं किसकी, एनायन की। तो एनायन में हमें क्या देखना है, एनायन में हमें देखना है पोलराइजेशन ज्यादा होना चाहिए। पोलराइजेशन का मतलब जो इलेक्ट्रॉन को जाने दे, इलेक्ट्रॉन को जाने दे, इलेक्ट्रॉन को बोले कि जा सिमरन जी ले तेरी जिंदगी, है ना, इलेक्ट्रॉन का हाथ छोड़ दे कि चले जा कैटायन की तरफ। तो पोलराइजेशन ज्यादा अगर होगा, तो जितना पोलराइजेशन ज्यादा होगा, मोर पोलराइजेशन, मोर विल बी कोवेलेंट कैरेक्टर। जितना एनायन में पोलराइजेशन ज्यादा होगा, उतना उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। ठीक है, तो सबसे पहला तो वही क्या आ जाएगा, साइज ऑफ एनायन। तो हमें पता है कैटायन तो छोटा होता है और एनायन बड़ा होता है, तो क्या होना चाहिए, एनायन छोटा होना चाहिए या एनायन बड़ा होना चाहिए। तो ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन को कौन जाने देगा, ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन को जाने देगा बड़ा एनायन। क्यों जाने देगा, क्योंकि जितना एनायन का साइज बड़ा होगा, उतना उसके न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन्स पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को आसानी से जाने देंगे। तो पोलराइजेशन के लिए क्या होना चाहिए, साइज ऑफ एनायन बिगर होना चाहिए। बिगर एनायन मोर पोलराइजेशन। जितना एनायन बड़ा होगा, उतना पोलराइजेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। और जितना पोलराइजेशन ज्यादा होगा, उतना कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर है। तो साइज ऑफ एनायन क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हमारे पास हो F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस, तो सबसे ज्यादा बड़ा एनायन कौन, I माइनस। जितना बड़ा एनायन उतना कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, उतना पोलराइजेशन ज्यादा। सेकंड, चार्ज ऑफ एनायन। तो सिमिलरली मोर नेगेटिव चार्ज, मोर चार्ज, मोर पोलराइजेशन, मोर कोवेलेंट कैरेक्टर। जितना चार्ज ज्यादा, उतना पोलराइजेशन ज्यादा और उतना कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास हो F माइनस, O2 माइनस और N3 माइनस, तो सबसे ज्यादा चार्ज किसके ऊपर है, N3 माइनस पे। तो N3 माइनस पे चार्ज ज्यादा है, इसका मतलब पोलराइजेशन जो है सबसे ज्यादा किसका होगा, N3 माइनस का। और मोर कोवेलेंट कैरेक्टर कौन दिखाएगा, N3 माइनस। ठीक है, तो ये दोनों चीजें नोट कीजिए। पहला साइज ऑफ एनायन, जितना बड़ा एनायन उतना पोलराइजेशन और उतना कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। और सेकंड, जितना यहाँ पे एनायन पे चार्ज होगा, मैंने चेंज लिख दिया, इट इज चार्ज, जितना चार्ज होगा उतना उसका पोलराइजेशन ज्यादा होगा और उतना कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो अल्टीमेटली फजान्स रूल क्या हो गया, साइड में हम लिख लें। फजान्स रूल ने क्या बताया हमें, कोवेलेंट कैरेक्टर, किससे देखते हैं, कैटायन से और एनायन से। कैटायन की कौन कौन सी प्रॉपर्टी देखेंगे, साइज, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कोवेलेंट कैरेक्टर, देन चार्ज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर, और PNGC, एक्सेप्शनली सबसे ज्यादा ये वाला। एनायन की अगर हम बात करें, तो एनायन में साइज कोवेलेंट कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और चार्ज
कोवेलेंट कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जितना कैटायन का साइज छोटा उतना कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, जितना चार्ज ज्यादा उतना कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, और जितना पीएनजीसी उतना कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। और ये सब क्या करते हैं, कैटायन की पोलराइजिंग पावर को बढ़ाते हैं, इंक्रीजेस पोलराइजिंग पावर। और यहां क्या होता है, पोलराइजेशन बढ़ता है। ठीक, तो कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए इतनी चीजें होनी चाहिए। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। अरेंज कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर। फर्स्ट NaF, NaCl, NaBr और NaI। सेकेंड LiF, NaF, KF, रुबिडियम फ्लोराइड और सीजियम फ्लोराइड। करिए जल्दी से, क्या होगा। देखिए फर्स्ट में कौन सेम, बार बार मैं आपसे एक ही चीज बोलता हूं, केमिस्ट्री में आंसर कभी सेम से नहीं निकलता। किससे निकलता है, डिफरेंट जो है। तो डिफरेंट कौन है, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस। एनायन को देखना है, तो एनायन में क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है। तो साइज अगर बढ़ता है तो कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होता है। इसका मतलब सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसका, NaI का, फिर NaBr का, फिर NaF का। क्यों, क्योंकि चार्ज तो कैसा है, सेम टू सेम है। चार्ज कैसा है, सेम टू सेम है। सेकेंड वाले केस की बात करें, सेकेंड वाले केस में सारे के सारे आयन सेम, मतलब अब किसकी बात करना है, कैटायन की बात करना है, क्योंकि एनायन सेम है। कैटायन में क्या बोला, कैटायन में साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो सबसे छोटा कौन होता है, लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसका, लिथियम का, फिर सोडियम का, फिर पोटेशियम का, फिर रुबिडियम का और फिर सीजियम का। क्लियर है बच्चों। अब अगर जितना कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है उतनी कंपाउंड की जो सॉल्युबिलिटी है इन वाटर, सॉल्युबिलिटी इन वाटर क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ा तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर डिक्रीज हो गई, क्योंकि आयनिक कंपाउंड वाटर के अंदर बहुत ज्यादा सॉल्युबल होते हैं। तो कोवेलेंट कैरेक्टर के बढ़ने से सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। देन सॉल्युबिलिटी अगर डिक्रीज हुई है तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलेंगे सब। तो जितना कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा उतना क्या होगा, सॉल्युबिलिटी और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होते जाएंगे। एक प्रॉपर्टी और आती है जिसे कहा जाता है कलर इंपार्टिंग। कलर इंपार्टिंग कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है। जितना कोवेलेंट कैरेक्टर होता है उतना डार्क कलर का कंपाउंड बनता है। आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से ये होता है। तो कोवेलेंट कैरेक्टर डिपेंड करता है सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और कलर इंपार्टिंग। चलिए क्वेश्चन अगर देखें कि विच विल हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, BeF2 या MgF2। कोशिश कीजिए किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। तो पहले कोवेलेंट कैरेक्टर निकाल लें। कोवेलेंट कैरेक्टर में क्या बोलते हैं हम, एक ही ग्रुप के हैं, एक ही ग्रुप के हैं। इसका मतलब क्या हो गया, साइज देखेंगे,
एनायन सेम, तो बेरिलियम 2+ और मैग्नीशियम 2+, साइज किसका बड़ा? मैग्नीशियम का। तो कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा? बेरिलियम का। बेरिलियम का जो कोवेलेंट कैरेक्टर है वो क्या होगा? ज्यादा होगा। और अगर कोवेलेंट कैरेक्टर बेरिलियम का ज्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? मैग्नीशियम का। क्यों? क्योंकि इसका आयनिक नेचर ज्यादा है। फिर से साइज के कारण कोवेलेंट कैरेक्टर किस में ज्यादा आया? बेरिलियम में। और बेरिलियम में अगर साइज के कारण कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होने के कारण मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, तो हायर मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? मैग्नीशियम फ्लोराइड का। क्या इतना समझ में आया? चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि CaCl2 और CaBr2, कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम ब्रोमाइड। अब कौन सेम हो गया है बच्चों? अब सेम हो गया है केटायन, तो आंसर किससे निकलेगा? एनायन से। एनायन में जिसका साइज बड़ा, हमने लिखा था अभी, एनायन में जितना साइज बड़ा उतना कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। तो एनायन में साइज किसका बड़ा है? ब्रोमीन का। तो कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा? कैल्शियम ब्रोमाइड का। अब अगर कोवेलेंट कैरेक्टर इसका ज्यादा है तो आयनिक कैरेक्टर किसमें ज्यादा है? कैल्शियम क्लोराइड में। तो मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? कैल्शियम क्लोराइड का। क्या समझ पा रहे हैं इस बात को? तीसरा क्वेश्चन करें, NaCl और CuCl। देखिए मैंने आपसे कहा था कि जब भी कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, जिंक, मर्क्यूरी, कैडमियम ये आए तो एक्सेप्शनली कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा होता है? PNGC वाले का। और अगर PNGC वाले का कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होने वाला है? कम। तो ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? NaCl का। सिमिलरली एक और देख लें, KCl और AgCl। इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, मेल्टिंग पॉइंट कम, तो किसका ज्यादा होगा? पोटेशियम क्लोराइड का। क्लियर है? समझ पा रहे हैं बात को? चलिए और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सॉल्युबिलिटी का क्वेश्चन कर लेते हैं कि विच इज मोर सॉल्युबल, FeOH होल थ्राइस, FeOH होल ट्वाइस। अब देखिए एनायन तो सेम है, कैटायन क्या सेम है? तो आयन तो सेम है पर क्या उन पे चार्ज सेम है? नहीं। यहां कितना है? 3। इसका मतलब Fe के ऊपर चार्ज कितना है? 3+। यहां कितना है? 2। तो Fe के ऊपर चार्ज कितना है? 2+। जितना चार्ज उतना कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा और उतनी सॉल्युबिलिटी कम। कोवेलेंट कैरेक्टर जितना ज्यादा उतनी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? कम। इसका मतलब FeOH होल ट्वाइस जो है मोर सॉल्युबल इन एज कंपेयर टू द FeOH होल थ्राइस। क्या इतना समझ में आया? सिमिलरली देख लें Ag2O और Ag2S। तो यहां पे कैटायन तो सेम हो गए, एनायन कौन है? ऑक्साइड और सल्फाइड। तो यहां पे क्या हो गया? एटम का साइज बढ़ा, आयन का साइज बढ़ा। साइज बढ़ने से क्या होगा? कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, और कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होने से कारण सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो Ag2O विल बी मोर सॉल्युबल इन Ag2S एज कंपेयर टू Ag2S। तो देखिए केवल उन पॉइंट्स को अगर आप याद रखें तो उनसे आसानी से क्वेश्चन किए जा सकते हैं। अब अगर हम बात करें कलर इंपार्टिंग की, तो जैसे AgF, AgCl, AgBr और AgI, तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ने से जो कलर इंपार्टिंग होता है सॉल्यूशन में वो इंक्रीज हो जाता है। तो यहां पे हम देखेंगे सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसका होगा? AgI का, क्योंकि सबसे बड़ा एनायन है। हमें पता है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। एटॉमिक साइज इंक्रीजेस व्हेन वी मूव अप टू डाउन। तो अप टू डाउन मूव करने से सबसे ज्यादा एनायन का साइज बढ़ा,
आयोडीन का, और इसका कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा AgI, AgBr, AgCl और AgF। इसीलिए देखा गया कि AgI जो है वो होता है डार्क येलो, AgBr होता है येलो और AgCl होता है व्हाइट कलर का, बट AgF जो है वो कैसा होता है, कलरलेस। तो कोवेलेंट कैरेक्टर्स बढ़ने से जो कलर इंपार्टिंग है सॉल्यूशन के अंदर उस सॉल्ट का, वो कलर इंपार्टिंग क्या होता है, चेंज होता है। जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा उतना कलर जो है वो थोड़ा सा इंटेंसिटी कलर का डार्क होगा। जैसे यहाँ पे सबसे ज्यादा किसका डार्क कलर, AgI का, फिर किसका, AgBr का, फिर AgCl और फिर AgF। क्लियर है। सिमिलरली अगर हम एक और एग्जांपल देखें, PbCl2 और PbI2, याद कीजिए क्लास 10th में आपने एक्सपेरिमेंट किया है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कि ये डार्क येलो कलर का होता है। PbI2 इज डार्क येलो कलर, है ना। तो सबसे ज्यादा डार्क किसका होता है, लेड आयोडाइड का, और PbCl2 कैसा होता है, व्हाइट इन कलर। तो जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा उतना ज्यादा कलर इंपार्टिंग यहां पे होगा। ठीक है, तो ये बच्चों ओवरऑल हमारा फजान्स रूल पे लेक्चर था। यहाँ पे आयनिक कंपाउंड का जो पार्ट है वो चैप्टर में खत्म होता है। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड की और लुईस डॉट स्ट्रक्चर, और जितनी भी कोवेलेंट बॉन्ड्स की थ्योरी है उनको हम आगे पढ़ेंगे। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, बताइए वीडियो कैसा लगा है, क्या और उसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। और कुछ क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए तो वो हम अवेलेबल करा देंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।